हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जामिया मिलिया इस्लामिया का क्वेश्चन पेपर। और यहाँ पे जो हम क्वेश्चन पेपर डिस्कस कर रहे हैं ये 2016 का कर रहे हैं। तो अब जो पैटर्न है 2020 से वो थोड़ा चेंज हो गया है। पॉलिटिकल साइंस का एंड बीए जनरल का जो एग्ज़ाम होता है वो आपका एक साथ होता है। पहले क्या होता था, पहले सोशियोलॉजी का, साइकोलॉजी का, पॉलिटिकल साइंस का, बीए का, बीए और बीएससी ज्योग्राफी और जो जनरल बीए होता है, इन सारे कोर्सेज़ के लिए आपका जो टेस्ट होता था वो एक ही टेस्ट होता था, कॉमन एंट्रेंस होता था और प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग आपको एडमिशन मिलता था। बट अब जो है ये थोड़ा चेंज हो गया है। तो यहाँ पे जो हमारे पास पेपर है ये सारे सब्जेक्ट्स के लिए जो होता था ये जनरल पेपर, यहाँ पे हमारे पास वो है 2016 का। तो हम डिस्कस कर लेते हैं 2016 का पेपर। चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दें। यहाँ पे जो सेक्शन 1 है हमारे पास, ये है हमारे पास इंग्लिश का सेक्शन। तो फर्स्ट सेक्शन इंग्लिश का है। यहाँ पे हमारे पास 20 क्वेश्चंस हैं। और ये जो पूरा पेपर है साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस का, ज्योग्राफी का और बीए का, ये यहाँ पे पूरे जो हैं 100 मार्क्स के जो होते हैं एमसीक्यूज़ होते हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं। और नेगेटिव मार्किंग होती है, ये आपको पता है। नेगेटिव मार्किंग होती है 0.25 मार्क्स की। सो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। फर्स्ट क्वेश्चन जो है यहाँ पर 1 2 3 फॉर क्वेश्चन नंबर 1 2 3 चूज़ द बेस्ट आंसर फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस। तो यहाँ पे ब्लैंक दिया हुआ है, इनमें से जो बेस्ट ऑप्शन है, जो अप्रोप्रिएट ऑप्शन है वो हमने फिल करना है। फर्स्ट सेंटेंस क्या है हमारे पास, द एम्प्लॉयज़ वर अनहैप्पी बिकॉज देयर सैलरी वॉज नॉट इंक्रीज्ड डैश। तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे जो बिल्कुल अगर हम देखें अप्रोप्रिएट वर्ड कौन सा होगा यहाँ पे, substantially. The employees were unhappy because their salary was not increased substantially. B is the right answer. और मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बताना भूल गई, यहाँ पर जो हम क्वेश्चन पेपर डिस्कस करने वाले हैं ये पूरे 100 क्वेश्चंस हम लोग 2 पार्ट्स में डिवाइड करके डिस्कस करेंगे। एक पार्ट में 50 क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे एंड सेकेंड पार्ट में 50 क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। तो ये हमारा जो है वीडियो का ये फर्स्ट पार्ट है, पार्ट 1। यहाँ हम 50 क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, देन पार्ट 2 में हम बाकी के 50 क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, द जज डैश हिम बिकॉज ही वॉज फाउंड डैश ऑन द बेसिस ऑफ द एविडेंस। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो होगा बी, द जज पनिश्ड हिम बिकॉज ही वॉज फाउंड गिल्टी ऑन द बेसिस ऑफ द एविडेंस। थर्ड क्वेश्चन क्या है, John is too dash as far as his food habits are concerned. The right answer is fastidious. John is too fastidious as far as his food habits are concerned. अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 to 6. Test your ability to recognize grammar and uses errors in each of the questions given below. A sentence is broken into 4 parts which are marked A, B, C and D. One of them may be grammatically or structurally wrong in the context of the sentence. Identify the wrong statement in choosing the answer. Follow the requirements of standard English. तो यहाँ पे जो है हमने क्या चूज़ करना है, ये जो ऑप्शंस दिए हैं इनमें से रॉन्ग कौन सा है, राइट नहीं चूज़ करना है। यहाँ पे हमें रॉन्ग बताना है कि कौन सा मिस्टेक वाला जो है ग्रामेटिकली मिस्टेक है, या फिर जो सेंटेंस है कोई सेंस नहीं बन रहा उस सेंटेंस का, तो हमें जो एरर है वो बताना है, किस में एरर है किस सेंटेंस पे। तो यहाँ पे जो ऑप्शन है फोर्थ क्वेश्चन में, इवन आफ्टर वर्कड इन द ऑफिस। तो यहाँ पे जो ऑप्शन ए है ये क्या है हमारा, फर्स्ट ऑप्शन ही हमारे पास रॉन्ग है, इनकरेक्ट है। सो ए जो होगा यहाँ पे राइट आंसर होगा। अब फिफ्थ में जो है हमारा जो ऑप्शन है, द इंटरव्यूअर आस्क्ड द एक्ट्रेस, ये बिल्कुल राइट है, इसमें कोई भी मिस्टेक नहीं है, तो ये जो है ये हमारा आंसर नहीं होगा। अब बी जो है हाउ शी, सो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा हमारे पास वो होगा बी, हाउ शी। हाउ शी क्या, यहाँ पे कोई भी सेंस नहीं बन रहा है इस बात का, हाउ शी ये सेंटेंस जो है कंप्लीट नहीं है, यहाँ पे कोई भी सेंस नहीं है इसका। नेक्स्ट जो है ही सेड दैट, फिर नेक्स्ट है ही हैड अ डिफरेंस। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा हमारे पास वो क्या होगा, ये भी सही है, ही हैड अ डिफरेंस विद एक वर्ड है, ये भी सही है। लास्ट वाला जो होगा ये हमारा सही होगा, द चेयरमैन एट हिज स्टेटमेंट सही होगा, मतलब ये एंड ये इनमें कोई भी मिस्टेक नहीं है। यहाँ हमें मिस्टेक वाले जो है वो बताने हैं। तो मिस्टेक किस में है, ऑप्शन डी में, द चेयरमैन एट हिज स्टेटमेंट।
एट नहीं होगा, यहाँ पे जो मिस्टेक है वो क्या है, एट की। तो डी जो है यहाँ पे राइट आंसर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फॉर क्वेश्चन नंबर 7 to 9 चूज फ्रेज गिवन इन द ऑप्शंस विच शुड रिप्लेस द फ्रेज प्रिंटेड इन बोल्ड टाइप टू मेक द सेंटेंस ग्रामेटिकली करेक्ट। अब यहाँ पे जो है फ्रेज दिए हैं सेंटेंस में, बोल्ड लेटर्स में दिए हैं, मतलब बोल्ड करके डार्क करके दिए हैं, तो इसमें हमें मिस्टेक बतानी और कौन सा राइट फ्रेज जो है, कौन सा करेक्ट फ्रेज जो है वो यूज़ होगा, ये बताना है हमने। तो यहाँ पे जो है 7th में द लॉन्ग और शॉर्ट ऑफ इट, यहाँ पे लिखा है द लॉन्ग और शॉर्ट ऑफ इट इज़ दैट आई डोंट वांट टू डील विद दैट न्यू फर्म। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा हमारे पास, वो होगा द लॉन्ग एंड शॉर्ट ऑफ इट, द लॉन्ग एंड। और यहाँ पे क्या दिया है, यहाँ पे दिया है और, तो और नहीं होगा, यहाँ पे क्या होगा, एंड होगा, द लॉन्ग एंड शॉर्ट ऑफ इट, तब ये जाकर राइट फ्रेज होगा। सो ए जो है वो हमारे पास राइट आंसर होगा। अब नेक्स्ट जो है, माई हेयर स्टूड ऑफ एंड्स व्हेन आई सॉ द हॉरिबल साइट। तो यहाँ पे जो हमारे पास राइट आंसर होगा वो होगा स्टूड ऑन एंड्स, स्टूड ऑन एंड्स। तो सी जो होगा हमारे पास यहाँ पर राइट आंसर होगा। अब 9th हमारे पास है, फॉर सम डेज द न्यू प्रोफेसर लेक्चर्ड अबव द हेड्स ऑफ हिज प्यूपिल्स। यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, सी, ओवर द हेड्स ऑफ। फॉर सम डेज द न्यू प्रोफेसर लेक्चर्ड ओवर द हेड्स ऑफ हिज प्यूपिल्स। अब 10th क्वेश्चन यहाँ पे हमारे पास है, फॉर क्वेश्चन नंबर 10 to 12 चूज़ द ऑप्शन विच बेस्ट एक्सप्रेसेस द मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड। यहाँ पे जो है हमें सिंपली क्या बताने, सिनोनिम्स बताने, मतलब सिमिलर मीनिंग जो है क्या होगा इन वर्ड्स का। सो 10th जो है यहाँ पे ये क्या है, कैंटेंक्यूरस, कैंटेंक्यूरस। अब इसका जो सिनोनिम होगा यहाँ पे वो क्या होगा, क्वारलसम। सी जो है वो राइट आंसर है। देन 11th का क्या है, रेबल। रेबल का मतलब क्या होता है, मॉब, मॉब इज़ द राइट आंसर। स्लेसिटी, स्लेसिटी का राइट आंसर क्या होगा, इंडिसेंसी, इंडिसेंसी जो होगा यहाँ पर वो राइट आंसर होगा। अब नेक्स्ट क्या है, अब क्वेश्चन नंबर 13 से 17 तक क्या बताना है, चूज़ द ऑप्शन विच इज़ द एग्जैक्ट ओपोजिट ऑफ द गिवन वर्ड। अब इसका हमें एंटोनिम बताना है, ओपोजिट क्या होगा। यहाँ पे जो वर्ड मेंशन है, अब इसका ओपोजिट वर्ड क्या होगा। तो यहाँ पे जो वर्ड दिया है 15th वर्ड, ये है फिकल। अब फिकल का जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, स्टेड फास्ट, स्टेड फास्ट। फिकल का ओपोजिट क्या होगा, स्टेड फास्ट। देन सबसर्विएंट, सबसर्विएंट जो है नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास। अब सबसर्विएंट का जो हमारे पास एंटोनिम होगा या ओपोजिट वर्ड होगा वो क्या होगा, वो होगा एग्रेसिव, एग्रेसिव इज़ द राइट आंसर। देन 15th मेटिकुलस, मेटिकुलस का यहाँ पे ओपोजिट या एंटोनिम जो वर्ड होगा मेटिकुलस का, स्लोवेनली, स्लोवेनली जो है यहाँ पे मेटिकुलस का एंटोनिम होगा। देन 16th क्वेश्चन जो है ग्रीगेरियस, ग्रीगेरियस का यहाँ पर एंटी सोशल, ग्रीगेरियस का जो एंटोनिम होगा या ओपोजिट वर्ड होगा वो क्या होगा, एंटी सोशल। देन 17th में जो वर्ड है वो क्या है, गुल्लीबल, गुल्लीबल का ओपोजिट क्या होगा, गुल्लीबल का ओपोजिट होगा इनक्रेडुलस, इनक्रेडुलस इज़ द राइट आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इन क्वेश्चन नंबर 18 फॉर द गिवन ईडियम और फ्रेजेस चूज़ द ऑप्शन विच गिव्स देयर करेक्ट मीनिंग। सो इन द सेम बोट, इन द सेम बोट मतलब इन आइडेंटिकल सरकमटेंसेस, बी जो होगा यहाँ पे राइट आंसर होगा, इन आइडेंटिकल सरकमटेंसेस। देन 19th का 19th एंड 20 में क्या पूछा है, फॉर क्वेश्चन नंबर 19 एंड 20 रीअरेंज द फॉलोइंग सेंटेंसेज इन द प्रॉपर सीक्वेंस टू फॉर्म अ मीनिंगफुल पैराग्राफ एंड आंसर द क्वेश्चन। तो यहाँ पे 19 क्वेश्चन यहाँ पे हमें अरेंज करना है और क्वेश्चन क्या है, विच स्टेटमेंट शुड कम फर्स्ट इन द पैराग्राफ। कौन सी स्टेटमेंट जो है वो पैराग्राफ में फर्स्ट नंबर पे आएगी। तो फर्स्ट नंबर पे जो स्टेटमेंट आएगी वो आएगी, सम मनी हैड टू बी सेंट टू माई पेरेंट्स। सो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, 2। ऑप्शन सी जो होगा वो राइट आंसर होगा, सी। अब नेक्स्ट जो है, विच स्टेटमेंट शुड कम लास्ट। अब लास्ट में जो स्टेटमेंट आएगी वो कौन सी स्टेटमेंट आएगी, लास्ट में स्टेटमेंट आएगी
आई रीच्ड एट 11 o'clock आफ्टर सेंडिंग द मनी, यानी कि ऑप्शन ए जो है वो राइट आंसर होगा। अब सेक्शन टू स्टार्ट हो जाता है यहाँ पे जनरल अवेयरनेस का सेक्शन स्टार्ट हो जाता है। 20 क्वेश्चन जो थे वो इंग्लिश के थे। अब यहाँ से जो जनरल क्वेश्चन स्टार्ट हो जाते हैं। सो इंडिया क्या है? इंडिया एक सोवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक नेशन है और स्टेट है। सो बी जो है वो राइट आंसर होगा। 21st का जो है वो बी है। सोवरेन, इंडिया इज़ अ सोवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, एज एन ऑल्टरनेटिव टू द पार्टीशन ऑफ इंडिया, गांधी जी सजेस्टेड टू माउंटबेटन दैट ही इनवाइट जिन्ना टू फॉर्म द गवर्नमेंट। सो यहाँ पे जो ऑप्शन बी है वो राइट आंसर होगा। देन 23rd क्वेश्चन है हमारे पास, द फर्स्ट राइटर टू यूज़ उर्दू एज द मीडियम ऑफ पोइटिक एक्सप्रेशन वॉज। कौन से फर्स्ट राइटर थे जिन्होंने उर्दू यूज़ करी थी अपनी पोइट में, अपनी शायरीज़ में या अपनी पोएम्स में? तो कौन थे वो? अमीर खुसरो। अमीर खुसरो इज़ द राइट आंसर। अमीर खुसरो, ए इज़ द राइट आंसर। देन 24th हमारे पास है, इज़राइल हैज़ कॉमन बॉर्डर्स विद। इज़राइल जो कंट्री है, इस कंट्री की बॉर्डर्स किन किन कंट्री के साथ लगती है? सो यहाँ पे जो ऑप्शन ए है वो राइट आंसर है। लेबनान, सीरिया, जॉर्डन एंड इजिप्ट। लेबनान के साथ, सीरिया के साथ, जॉर्डन के साथ एंड इजिप्ट के साथ। सो यहाँ पे राइट आंसर जो है वो होगा ए। देन नेक्स्ट है, द करेंसी ऑफ द यूरोपियन मॉनेटरी यूनियन इज़। जो करेंसी है यूरोपियन मॉनेटरी यूनियन का, वो उसमें जो करेंसी यूज़ होती है वो कौन सी करेंसी यूज़ होती है? वो करेंसी यूज़ होती है यूरो। यूरो इज़ द राइट आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, इकोनॉमिक सर्वे इन इंडिया इज़ पब्लिश्ड ऑफिशियली एवरी ईयर बाय द। इकोनॉमिक सर्वे, जो इकोनॉमिक सर्वे की जो रिपोर्ट पब्लिश्ड होती है हर साल इंडिया की, वो कौन सा डिपार्टमेंट करता है? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज़ द राइट आंसर। देन नेक्स्ट है, टूरिज्म इंडस्ट्री इन इंडिया is quite small compared to many other countries in terms of India's potential and size. Which one of the following statement is correct in this regard? तो यहाँ पे जो राइट आंसर है हमारे पास वो क्या है? ऑप्शन डी। इन इंडिया द इंफ्रास्ट्रक्चर रिक्वायर्ड फॉर अट्रैक्टिंग टूरिस्ट इज inadequate. The next question is, which of the following cricketers holds the record for the highest score in a cricket test match innings by an Indian? So the right answer is VVS लक्ष्मण। VVS लक्ष्मण जो है वो राइट आंसर है यहाँ पे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग इज़ नॉट अ रिसिपेंट ऑफ द भारत रत्न अवार्ड। इनमें से किसे भारत रत्न अवार्ड नहीं मिला है? भारत रत्न अवार्ड इंडिया का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है, भारत रत्न अवार्ड। तो ये क्वेश्चन भी आ जाता है एग्जाम में कि इंडिया का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड कौन सा है? इंडिया का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है भारत रत्न अवार्ड। और यहाँ पूछा है कि भारत रत्न अवार्ड, ये जो ऑप्शंस हैं इनमें से किसे नहीं मिला है? सो दिलीप कुमार को भारत रत्न अवार्ड नहीं मिला है। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान को मिला है, लता मंगेशकर को मिला है एंड सत्यजीत राय को भी मिला है भारत रत्न, बट दिलीप कुमार को भारत रत्न अवार्ड नहीं मिला है। नेक्स्ट जो है, द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया एट द टाइम ऑफ हिज और हर अपॉइंटमेंट। तो यहाँ पे जो हमारे पास राइट आंसर है वो क्या होगा? द राइट आंसर इज़ नीड नॉट necessarily be a member of one of the houses of the parliament but must become a member of the Lok Sabha within 6 months. तो यहाँ पे जो ऑप्शन बी है ये जो है राइट आंसर है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ नॉट करेक्ट। इनमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट नहीं है? तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो क्या है? कोवालम इज़ द लॉन्गेस्ट सी बीच इन इंडिया। कोवालम इज़ द लॉन्गेस्ट सी बीच इन इंडिया। तो कोवालम जो है वो लॉन्गेस्ट सी बीच नहीं है इंडिया का। यहाँ पे क्या पूछा है कि इनमें से कौन सा करेक्ट ऑप्शन नहीं है, इज़ नॉट करेक्ट। तो ये जो स्टेटमेंट है ऑप्शन डी, ये करेक्ट ऑप्शन नहीं है, क्योंकि यहाँ पे लिखा है कोवालम इज़ द लॉन्गेस्ट सी बीच इन इंडिया। यहाँ पे लिखा है कि इंडिया की जो
कोवालम जो है वो इंडिया की लॉन्गेस्ट सी बीच है, पर इंडिया की जो लॉन्गेस्ट सी बीच है वो है मरीना बीच। मरीना बीच जो है वो लॉन्गेस्ट सी बीच है इंडिया का, मरीना बीच। तो मरीना बीच जो है ये लॉन्गेस्ट सी बीच है। और यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, गुजरात हैज़ द लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन इंडिया। ये क्वेश्चन जो है ये पूछा जाता है कि इंडिया में जो सबसे लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन है वो किसकी है, कौन से स्टेट की है, तो वो गुजरात की है। सेकंड ऑप्शन है यहाँ पे, इंदिरा गांधी कैनाल इज़ द लॉन्गेस्ट कैनाल इन इंडिया। ये भी बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है, करेक्ट स्टेटमेंट है कि इंडिया की जो लॉन्गेस्ट कैनाल है वो इंदिरा गांधी कैनाल है। देन यहाँ पे थर्ड जो है, यहाँ पे कंफ्यूज हो जाएंगे स्टूडेंट्स, तो ये मैं बता देती हूँ आपको। कहर बूडे इज़ द लॉन्गेस्ट टनल इन इंडिया। तो कहर बूडे इज़ द लॉन्गेस्ट टनल इन इंडिया। तो लॉन्गेस्ट टनल कौन सी है, श्यामा प्रसाद मुखर्जी टनल। श्यामा प्रसाद मुखर्जी टनल जो है वो इंडिया की लॉन्गेस्ट टनल है, श्यामा प्रसाद मुखर्जी टनल। तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी टनल वो इंडिया की लॉन्गेस्ट टनल है। और कहर बूडे जो है ये ओल्डेस्ट नेम है किसका, श्यामा प्रसाद मुखर्जी टनल का। अब ये हमारे पास 2016 का पेपर हम सॉल्व कर रहे हैं, तो उस टाइम पे नाम चेंज नहीं किया गया था। उस टाइम पे जो नाम था टनल का वो क्या था, कहर बूडे ही नाम था। श्यामा प्रसाद मुखर्जी टनल रिसेंटली चेंज किया गया है। सो कहर बूडे इज़ द लॉन्गेस्ट टनल इन इंडिया। तो ये भी क्या है हमारे पास करेक्ट स्टेटमेंट है। तो अगर इस तरीके के क्वेश्चन आएंगे तो अब जो आपको नाम आएगा वो श्यामा प्रसाद मुखर्जी टनल ही आएगा। आई होप यहाँ तक जो क्वेश्चंस हैं आपके अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास यहाँ पे, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स हैज़ द हाईएस्ट कोल रिजर्व्स। इनमें से कौन से स्टेट के पास सबसे ज़्यादा हाईएस्ट कोल रिजर्व्स हैं, सबसे ज़्यादा कोल जो है वो किस स्टेट में पाए जाते हैं। सो द राइट आंसर इज़ झारखंड। झारखंड इज़ द राइट आंसर। सबसे ज़्यादा कोल जो है वो झारखंड में पाए जाते हैं, कोल रिजर्व जो है झारखंड में पाए जाते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ द लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवे ऑफ इंडिया। इंडिया का सबसे लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवे कौन सा है। सो इंडिया का जो सबसे लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवे है वो कौन सा है, नेशनल हाईवे 44। बट ऑप्शन में तो नेशनल हाईवे 44 है ही नहीं, तो यहाँ पे क्या आंसर होगा, यहाँ पे होगा नेशनल हाईवे 7। NH7 का नाम चेंज करके क्या कर दिया गया है, NH44। सो ये जो है करेक्ट आंसर जो है NH7 है, जिसे अब NH44 के नाम से जाना जाता है। तो ये सेम चीज़ है, नेशनल हाईवे नंबर 7 अब क्या कर दिया है इसको, नेशनल हाईवे 44। सो सी जो है यहाँ पे राइट आंसर है। अब नेक्स्ट है हमारे पास, द हेडक्वार्टर्स ऑफ द सेंट्रल वाटर ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन इज़ लोकेटेड एट। जो हेडक्वार्टर है सेंट्रल वाटर ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन का, वो कहाँ है हेडक्वार्टर, वो है कोलकाता में। कोलकाता में कहाँ, हुबली। हुबली कहाँ है, हुबली है कोलकाता में, वेस्ट बंगाल में। सो वेस्ट बंगाल इज़ द राइट आंसर। तो बी जो ऑप्शन होगा ये हमारे पास राइट आंसर है, हुबली। अब नेक्स्ट है हमारे पास, द हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ शेड्यूल कास्ट पॉपुलेशन इन द स्टेट ऑफ। सबसे ज़्यादा हाईएस्ट परसेंटेज जो है एससी की, यानी कि शेड्यूल कास्ट के लोगों की, सबसे ज़्यादा शेड्यूल कास्ट के लोग किस स्टेट में है, सबसे ज़्यादा पंजाब में है। सो सी जो है यहाँ पे राइट आंसर है, पंजाब। अब नेक्स्ट क्या है हमारे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द लोएस्ट फीमेल लिटरेसी रेट इन द स्टेट ऑफ। सबसे कम जो फीमेल लिटरेसी रेट है, मतलब जो औरतें सबसे ज़्यादा कम पढ़ी लिखी, जो 2011 सेंसस के अकॉर्डिंग जो लड़कियां सबसे कम जिनका लिटरेसी रेट है, सबसे कम पढ़ी लिखी लड़कियां किस स्टेट में है। सो वो जो है ऑप्शन ए बिहार। जो राइट आंसर है वो क्या है, बिहार। बिहार में जो सबसे लोवेस्ट फीमेल लिटरेसी रेट जो है वो किस स्टेट का है, सबसे लोवेस्ट फीमेल लिटरेसी रेट है बिहार का। सो ए जो है यहाँ पे राइट आंसर है। और अगर हम मेल की बात करें कि लोएस्ट मेल लिटरेसी रेट, सो लोएस्ट मेल लिटरेसी रेट की अगर हम बात करें तो मेल सबसे कम पढ़े लिखे कहाँ है, राजस्थान में। सो अगर मेल की बात होगी तो राजस्थान। ये किसके अकॉर्डिंग है, ये यहाँ पे हम 2011 सेंसस के अकॉर्डिंग बात कर रहे हैं। अभी जब न्यू सेंसस होंगे तो उसके अकॉर्डिंग डेटा जो चेंज भी हो सकते हैं। अभी तक सेंसस नहीं हुआ है तो हम 2000 जो लास्ट वाला हमारा सेंसस हुआ है तो उसी के अकॉर्डिंग क्या आंसर देंगे।
तो यहाँ पे जो आंसर है लोएस्ट फीमेल लिटरेसी रेट वो कहाँ का है, बिहार का। और अगर मेल की बात करें तो मेल अगर लोएस्ट मेल लिटरेसी रेट की बात होती तो वो किस स्टेट के, राजस्थान के। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या है, हुज ऑटोबायोग्राफी इज सब टाइटल्ड एज सब्सटेंस एंड शैडो। सब्सटेंस एंड शैडो किसकी ऑटोबायोग्राफी को कहा जाता है, द राइट आंसर इज दिलीप कुमार। बी जो है हमारे पास राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, द कैपिटल ऑफ रिसेंटली क्रिएटेड तेलंगाना स्टेट इज। तेलंगाना स्टेट की जो कैपिटल है वो क्या है, हैदराबाद। हैदराबाद जो है वो राइट आंसर है। नेक्स्ट है कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स आर मेंशन्ड इन। जो कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स हैं ये क्या है, ये हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं। और 21 आर्टिकल में बात की गई है कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स की, ये बात की गई है आर्टिकल 29 एंड 30। सो बी जो है यहाँ पे हमारे पास राइट आंसर है, आर्टिकल 29 एंड 30। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच आर्टिकल डील्स विद द स्पेशल स्टेटस ऑफ कश्मीर। ये हमारे पास 2016 का पेपर है। तो उस वक्त जो है स्पेशल स्टेटस मिला हुआ था कश्मीर को, आर्टिकल 370। बट ये जो है अब क्या है, अब ये स्टेटस नहीं है। 2019 में जो है ये हटा दिया गया है। सो अब आर्टिकल 370 जैसी चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती। आर्टिकल 370 जो स्पेशल स्टेटस मिला हुआ था कश्मीर को वो अब नहीं है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हमारे पास, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट द ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट। इनमें से गवर्नमेंट ऑर्गन कौन सा नहीं है, डेमोक्रेसी, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी। तो जो राइट आंसर है वो है डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी कोई गवर्नमेंट का पार्ट नहीं है। गवर्नमेंट का पार्ट क्या है, लेजिस्लेचर जहाँ लॉज बनाए जाते हैं, एग्जीक्यूटिव जहाँ लॉ जो है इम्प्लीमेंट किया जाता है, एंड जुडिशरी यानी कि जो कोर्ट सिस्टम है। तो डेमोक्रेसी जो है ये गवर्नमेंट का पार्ट नहीं है। ए जो हमारे पास होगा ये राइट आंसर है। देन नेक्स्ट है, हु सर्व्ड एज द एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो है गुलजारी लाल नंदा। गुलजारी लाल नंदा इज़ द राइट आंसर। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक विंग्स ऑफ फायर। विंग्स ऑफ फायर किसकी ऑटोबायोग्राफी है, ये है APJ अब्दुल कलाम जी की। सी इज़ द राइट आंसर, APJ अब्दुल कलाम। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अ राइज इन सेंसेक्स मीन्स। A rise in Sensex means, the right answer is an overall rise in prices of shares of a group. An overall rise in prices of shares of a group of companies registered with Bombay Stock Exchange. So C जो है यहाँ पे हमारे पास राइट आंसर होगा कि सेंसेक्स का क्या मतलब होता है, an overall rise in prices of shares of group of companies registered with Bombay Stock Exchange. The next question is, Zayed bin Sultan Al Nahyan was a long-serving president of which of the following? The right answer is UAE, United Arab Emirates. The next question is, consider the following statements. There are no east flowing rivers in Kerala. So ये जो statement है ये बिल्कुल wrong है। केरला में east यहाँ पे लिखा है कि there are no east flowing, तो ऐसा नहीं है। केरला में ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स भी हैं। देन सेकेंड स्टेटमेंट क्या है, देयर आर नो वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स इन मध्य प्रदेश। सो ये क्या है, ये भी रॉन्ग है। मध्य प्रदेश में क्या है, वेस्ट फ्लोइंग रिवर भी है। देयर आर वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स इन मध्य प्रदेश, तो ये स्टेटमेंट भी यहाँ पे क्या है, रॉन्ग है। सो ऑप्शन जो होगा हमारे पास यहाँ पे क्या बताना है, विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन अबव इज़ और आर करेक्ट। तो करेक्ट इन दोनों में से कोई भी नहीं है, तो जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, ऑप्शन डी, नीदर 1 नॉर 2। सो डी इज़ द राइट आंसर। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द टर्म ऑफ द लोक सभा। द टर्म ऑफ द लोक सभा कैन बी एक्सटेंडेड बाय 6 months एट अ टाइम। सो बी जो है ये राइट आंसर है हमारे पास। द टर्म ऑफ द लोक सभा कैन बी एक्सटेंडेड बाय 6 months एट अ टाइम। अब इस वीडियो का जो हमारे पास लास्ट क्वेश्चन है वो है, हु अमंग द फॉलोइंग वॉज द फर्स्ट भक्ति सेंट टू यूज़ हिंदी फॉर द प्रोपेगेशन ऑफ हिज मैसेज। कौन से फर्स्ट भक्ति सेंट थे जिन्होंने हिंदी लैंग्वेज जो है वो यूज़ की थी, किसके लिए, अपने मैसेजेस लोगों तक पहुंचाने के लिए। सो द राइट आंसर इज़ रामानंदा। रामानंदा जो है वो राइट आंसर होगा। तो यहाँ पे हमने इस वीडियो में 50 क्वेश्चंस डिस्कस कर लिए हैं। अब नेक्स्ट पार्ट में हम लोग आगे के 50 क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। चैनल को आप लोगों ने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दें। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।